शादी शादी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जिंदगी में हमें कभी ना कभी याद दिलाया जाता है। अगर हम बचपन में अपनी पढ़ाई में अच्छे नहीं होते तो कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आगे जाकर तुम्हारी शादी नहीं होगी। और एक वक्त के बाद में जब आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाते हैं जिंदगी में तो घर वाले यहाँ पे प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं कि एक अच्छी सी लड़की ढूंढ करके या एक अच्छा सा लड़का ढूंढ करके रिश्ते को यहाँ पे पक्का कर लिया जाए। शादी सिर्फ दो लोगों की ही जरूरत नहीं, समाज की भी जरूरत है। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए शादी की सख्त जरूरत पड़ती है और इंडियन ट्रेडिशन के अंदर तो खास तौर से ज्यादातर लोग यहाँ पे शादी करना प्रेफर करते ही हैं। शादी के वक्त पे जो माहौल होता है ना घर के अंदर, सिर्फ उस परिवार का ही नहीं जहां पर वो शादी हो रही है, आस पड़ोस में भी जो माहौल होता है वो एक अलग ही किस्म का होता है। एक अलग ही किस्म की रौनक होती है। कुछ इस तरीके की रौनक होती है जो जिंदगी में इंसान सिर्फ एक ही बार देख पाता है और शादी के वक्त पे उसको एक अलग ही किस्म की अहमियत दी जाती है। शादी के वक्त पे सब कुछ बहुत सुहाना लगता है, लेकिन क्या हो अगर ये शादी का वक्त ही मातम के वक्त में बदल जाए। शादी के वक्त पे एक ऐसी घटना घट जाए जिसके चलते पूरे परिवार के अंदर एक सन्नाटा छा जाए। जहां पर अभी शहनाइयां बज रही थी वहां पर अब रोने की आवाजें आने लगे। कोई भी परिवार ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन आज की स्टोरी एक ऐसी ही शादी के बारे में है। एक ऐसी ही स्टोरी है जहां पर एक शख्स को यह बात मालूम चलती है कि जो उसकी दुल्हन है वो जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है और वो उससे मिलने आती थी। इसके बारे में उसको शादी से 2 दिन पहले पता लगता है और जो उन दोनों परिवारों के ऊपर बीतता है, यानी कि लड़की और लड़के के परिवार वालों के ऊपर बीतता है। तो क्या है कहानी, मैं आपको बता देता हूं। ये कहानी बेसिकली मेरे साथ मेरे एक दोस्त हर्ष ने शेयर करी है, जिनके मौसा जी के साथ में ये घटना घटी थी आज से कुछ 40 साल पहले। मुजफ्फरनगर बिहार से वो बिलोंग करते थे और उस वक्त पर उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि जिंदगी भर ये इंसिडेंट उन्हें याद रहेगी। एक ऐसी घटना उनके साथ घटी जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के साथ नहीं होती। तो क्या है पूरा मामला, बता देता हूं आपको। बात कुछ यहां पर 40 साल पहले की है। यहां पर कुछ 1982 के वक्त की बात है। महीना कुछ यहां पे मई जून का ही था, डेट यहां पे क्लियर नहीं है। मई जून का वक्त था 1982, मुजफ्फरनगर बिहार। उस वक्त पर यहां पर जो हर्ष के मौसा जी थे उनकी उम्र कुछ 25 साल के आसपास रही होगी। उन्होंने पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी कर ली थी और अच्छी खासी जगह पर वो नौकरी भी करते थे। घर परिवार वालों का यहाँ पे दबदबा था पूरे मुजफ्फरपुर के अंदर और सभी लोग उनको बहुत इज्जत की नजरों से देखते थे। इसी के साथ साथ जो लड़का था वो भी यहाँ पे बहुत स्मार्ट और सभी से बहुत अच्छे से बात करने वाला इंसान था। इसी के साथ साथ वो इंजीनियर थे, तो सभी लोग उनको एक इज्जत की नजरों से देखते थे। आज से 40 साल पहले इंजीनियर होना आम बात नहीं होती थी। वो यहाँ पे पढ़े लिखे थे। उनके मौसा जी जो थे उनका नाम दिनेश था। वो यहाँ पे पढ़े लिखे थे और उनके घर वाले उनको अब कह रहे थे कि बेटा वक्त बहुत बीत चुका है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम जिंदगी में सक्सेसफुल हो, अच्छी जगह पर तुम नौकरी करते हो, तुम्हें यहाँ पर शादी कर लेनी चाहिए। पहले थोड़ी नानुकुर होती है। इधर जो दिनेश होते हैं वो कहते हैं अभी नहीं, कुछ 1-2 साल के बाद में। बट घर वाले कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, अब शादी की सही उम्र है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी नजरों में कोई लड़की है तो बता दो। वो कहते हैं नहीं पिताजी, मेरी नजरों में कोई लड़की नहीं है। आप जिस भी लड़की को देखेंगे मेरे लिए वो फाइनलाइज हो जाएगी और मैं उसी से शादी कर लूंगा। मेरे घर वालों की रजामंदी जिसमें, मेरी रजामंदी उसमें। घर वाले इस चीज को देख करके बहुत खुश थे। उन्होंने यहाँ पर मोहल्ले में कह दिया कि दिनेश की शादी के लिए अगर रिश्ता हो तो बताना। दिनेश यहाँ पे पढ़े लिखे तो थे ही, इसी के साथ साथ अच्छी नौकरी थी, तो रिश्ते की कोई कमी नहीं थी। बहुत रिश्ते उनके पास में आए। उन्होंने जब लड़कियों की यहाँ पे तस्वीर देखी तो एक लड़की उनको बहुत पसंद आई। उस लड़की का नाम था कोमल। कोमल उनको यहाँ पर बहुत सुंदर लगी और बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा पिताजी मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने कोमल के घर वालों से कहा कि हमारा लड़का आपकी लड़की से शादी करना चाहता है, क्या आपकी भी यही चॉइस है, क्या आप भी यही चाहते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमारा तो सौभाग्य होगा कि हम अगर शर्माओं के घर में अपनी लड़की को ब्याह दे दो। वो काफी खुश थे और एक दिन दोनों घर वाले रिश्ता पक्का करने के लिए मिलते हैं। जब इधर दिनेश कोमल को देखते हैं तो वो कोमल को देखते रह जाते हैं। कोमल बेहद सुंदर थी। कोमल उनको एक ही नजर में भा गई थी। कह सकते हैं लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन था। उनको उसको देखते ही प्यार हो चुका था। इधर दिनेश कहते हैं कोमल से क्या मैं तुम्हें पसंद हूं? तो कोमल कहती है जी हाँ, मेरे घर वालों की जिसमें रजामंदी मेरी भी उसमें रजामंदी।
तो दिनेश भी काफी खुश होते हैं। लेकिन वो एक चीज नोटिस करते हैं कि जो कोमल है वो यहां पर ज्यादा बातूनी नहीं है, बेहद शर्मीली है, घूंघट डाल करके बैठी रहती है और आंख उठा करके भी किसी की तरफ नहीं देखती, यहां तक कि दिनेश की तरफ भी वो नहीं देख रही थी। दिनेश को पहले लगा कि शायद ये शर्म है, इसी के चलते ये मेरे से बात नहीं करना चाह रही है। तो उन्होंने घर वालों को कहा कि मैं एक बार कोमल से अकेले में बात करना चाहता हूँ। उस वक्त पर कॉफी डेट्स वगैरह नहीं होती थी, तो लोग जो थे घर में ही अकेले में बात किया करते थे। वो कोमल को एक कमरे में लेके जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई एतराज है शादी से? कोमल कहती है नहीं। वो कहते हैं, तुम इतनी घबराई घबराई सी क्यों हो, इतनी डरी डरी सी क्यों हो? तो कोमल कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस शादी की बात सुनकर थोड़ी घबराहट हो रही थी, धीरे धीरे करके जब हम मिलेंगे तो ये घबराहट भी दूर हो जाएगी। इसके बाद में दिनेश को लगता है ये बात भी सही है, तो वो यहाँ पर रिश्ता पक्का कर लेते हैं। दोनों घरों में शहनाई बजने ही वाली थी और दोनों घर यहाँ पे बहुत खुश थे। किसी ने भी यहाँ पर अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि जो कोमल है उसके साथ एक ऐसा हादसा हो जाएगा जिसके चलते सिर्फ कोमल के परिवार वालों को ही नहीं बल्कि दिनेश के परिवार वालों को भी बेहद दुख और बेहद पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। उसके बाद में वो लोग पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी को बुलाने के बाद में वो कहते हैं कि यहाँ पर शादी की तारीख पक्की कर ली जाए। पंडित जी जब कोमल की कुंडली देखते हैं तो वो कहते हैं कि इस लड़की का जो शनि है वो इस पे भारी है, तो इसके लिए जो है स्पेशल पूजा वगैरह कराई जाएगी। वो ये सारी पूजा करवा लेते हैं। इसके बाद में भी जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि अभी भी कोमल के ऊपर एक साया मंडरा रहा है, एक ऐसा साया जिसके चलते कोमल जो है एक भारी मुसीबत में पड़ सकती है। तो इधर दिनेश के पेरेंट्स कहते हैं, किस किस्म की मुसीबत? वो कहते हैं, नहीं ऐसी कोई मुसीबत नहीं है, मगर सच बताऊं तो मैं भी नहीं कह सकता, खुलकर मैं भी नहीं कह सकता कि जो कोमल है उसके ऊपर किस किस्म की मुसीबत मंडरा रही है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि पूजा पाठ हो चुका है तो इसके चलते ज्यादा अब दिक्कत की बात नहीं है। कोमल जो है यहाँ पे सेफ है एंड इसी के साथ साथ दिनेश भी सेफ है। तो जो दिनेश के पेरेंट्स थे वो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा सिक्योर होना चाहते थे। वो बात करते हैं इधर कोमल के पेरेंट्स से, क्या कोई प्रॉब्लम है, कोमल के साथ में कोई प्रॉब्लम है और कोमल इतनी चुप चुप क्यों रहती है? वो कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोमल बचपन से ही शर्मीली है और हमें तो आज तक मालूम भी नहीं था कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। अब पंडित जी ने खुद ही कह दिया है कि ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी होगा वो आने वाले कुछ वक्त के अंदर सॉल्व हो जाएगा। इधर जो दिनेश होते हैं वो 2-3 बार और कोमल से मीटिंग करते हैं। दिनेश हर बार एक चीज नोटिस कर रहे थे कि जो कोमल है वो कभी भी उनसे खुल के बात नहीं कर रही है, जबकि कोमल ने ये बात खुद कही थी कि मैं जब आपसे यहाँ पे रेगुलर मीटिंग्स करूंगी तो मैं आपसे खुल के बात करना शुरू कर दूंगी, मगर वो चीज यहाँ पर हो नहीं रही थी। दिनेश को लगता है शायद मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। वो कोमल से पूछते हैं, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, कोई दिक्कत है क्या, तुम्हारे घर वाले कुछ छुपा रहे हैं? वो कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप खामा का फिक्र कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी शर्मीली हूं। तो वो कहते हैं, तो तुम मुझसे खुल के क्यों नहीं बात करती? कोमल को लगता है कि हाँ ये एटीट्यूड शायद उनका सही नहीं है, तो वो कहती है नहीं अब से मैं आपसे हंस के और खुल के ही बात करूंगी। लेकिन अभी भी वो एक चीज नोटिस कर रहे थे कि कोमल आंखें उठा करके उनकी तरफ नहीं देखती थी, वो घूंघट में रहना पसंद करती थी। खुलकर अब थोड़ी बहुत उसने बातचीत शुरू जरूर करी थी, बट वो अभी भी कहीं ना कहीं आंखें उठा करके उनकी तरफ नहीं देखती थी। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और एक मुलाकात पे कोमल यहाँ पे दिनेश को कहती है कि मैं आपके लिए पूरी तरह से समर्पित रहूंगी। जब हमारी शादी हो जाएगी मैं आपको किसी भी तरीके का कोई दुख नहीं दूंगी, मैं आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखूंगी। आप जब ऑफिस से घर आएंगे तो मैं आपके पैर दबाया करूंगी, आपके लिए अच्छा खाना बनाया करूंगी। जो भी एक आप अच्छी बीवी से उम्मीद करते हैं वो सारी इच्छाएं मैं आपकी पूरी करूंगी, आपको मैं कभी दुख नहीं दूंगी, क्योंकि आप शायद से इकलौते ऐसे इंसान हैं जो मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। तो दिनेश कहते हैं ऐसी क्या बात है, तुमसे कोई अच्छे से बात नहीं करता? वो कहती नहीं, मुझे बचपन में ही काफी बार स्कूल के अंदर बहुत परेशान किया गया था, इसी के साथ साथ जो मेरा चाइल्डहुड था वो ट्रॉमा से भरा हुआ था, जिसके चलते मुझे यहाँ पर कभी उतनी इज्जत नहीं मिली। कोमल की उम्र भी उस वक्त पर 16-17 साल की थी, लड़कियों की शादी उस वक्त पर जल्दी हो जाया करती थी, तो वो बचपने में ही थी। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि मेरा बचपन कुछ अच्छे से नहीं बीता, लेकिन मैं आपके लिए पूरी तरह समर्पित रहूंगी और मैं आपको कभी भी कोई भी दुख नहीं होने दूंगी।
शादी की डेट यहाँ पर पास आ जाती है। जून का महीना था, जून के महीने में शादी तय हो चुकी थी। जून के महीने में जब शादी तय हुई थी, उससे कुछ 3-4 दिन पहले पंडित जी आकर के ये बात बोलते हैं कि जो कोमल है उसके ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे। हमने इतनी पूजा पाठ करवा ली, इसके बावजूद भी अभी भी जो साया है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर मंडरा रहा है। और मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि शादी होने तक इसका खासा ख्याल रखा जाए। ये ध्यान में रहे कि कोमल जो है यहाँ पर ज्यादा भार वगैरह ना जाए, और हो सके तो जो शादी वगैरह की तैयारियां हैं वो आप ही लोग करें। यहाँ पर कोमल को ज्यादा बाहर ना रहने दें, क्योंकि शादी के बाद में ये जो भी प्रकोप है इसकी कुंडली के ऊपर वो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने ये बात बोल दी थी। तो जो कोमल के पेरेंट्स थे वो किसी भी तरीके से इस बात को दिनेश के पेरेंट्स को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि दिनेश के पेरेंट्स पहले से ही कंजर्वेटिव थे, और कहीं ना कहीं अगर वो इस बात को सुनते तो शायद शादी टूटने की भी नौबत सामने आ जाती। कोमल के पेरेंट्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और इतने अच्छे घर में जब रिश्ता तय हुआ था, वो शर्माओं के घर में जब जा रही थी, तो वो किसी भी तरीके से यहाँ पे रिश्ता टूटना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने दिनेश और दिनेश के पेरेंट्स को ये बात नहीं बताई। कोमल ने जब इसके बारे में सुना तो वो काफी दुखी हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बचपन से ही उनकी जिंदगी ऐसी क्यों है, उन्हें यहाँ पर हर एक चीज में कठिनाई का सामना क्यों करना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो दिनेश से यहाँ पे प्यार करने लग गई थी, और उन्होंने दिनेश को अपना हस्बैंड मान भी लिया था। वो सोच रही थी कि हर बार मुसीबत मेरे ही गले आकर के क्यों पड़ती है, आखिर मेरा गुनाह क्या है, वो ये बात सोचा करती थी, और वो काफी दुखी हो गई थी। तो उस वक्त पर जो थे स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं होते थे, फोन वगैरह नहीं होते थे, तो लड़का लड़की जो होते थे वो फेस टू फेस आकर के मिलते थे। तो दिनेश और कोमल की कुछ 3-4 टोटल मीटिंग्स हुई थी और शादी होने वाली थी। तो जून में इधर शादी तय हो चुकी थी। शादी से 2 दिन पहले कोमल यहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेकर के शादी की शॉपिंग के लिए निकलती है। कोमल के पेरेंट्स कहते हैं, बेटा तुम घर से बाहर मत जाओ, तुम्हें जो भी चाहिए तुम हमें बता दो। कोमल कहती है, पापा मुझे यहाँ पर शादी के लिए लहंगा लेने जाना है, इसके लिए आप क्या जाएंगे, मुझे जाने दीजिए, शादी मेरी है। उसके घर वाले थोड़ा उससे झगड़ते हैं, कहते हैं बेटा मत जाओ। लेकिन जो कोमल की माँ होती है वो कहीं ना कहीं कोमल के फादर को बोल देती है कि लड़की जो है खुशी खुशी विदा होनी चाहिए, कहीं पर भी उसके मन के अंदर एक दुख नहीं रहना चाहिए, तो इसको आप जाने दो। कोमल के फादर जो होते हैं वो कोमल की मदर को कहते हैं कि पंडित जी ने हमें चेतावनी दी है, इस लड़की को ज्यादा घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। वो कहते हैं कहाँ जा रही है, वो आज ही तो जा रही है, उसको जाने दो, और जो लेकर के आना है बेटा तू लिया। कोमल की मॉम ये बात बोल देती है, वो चली जाती है। दोपहर में कुछ 3-4 बजे के आसपास कोमल यहाँ पे घर छोड़ करके लहंगा लेने जा रही थी। लहंगा लेकर के जब वो वापस आ रही थी, कुछ यहाँ पर रात के 8 बज चुके थे, क्योंकि शादी का वक्त था तो शॉपिंग वगैरह ज्यादा थी। इधर फोन वगैरह किसी के पास था नहीं। आते वक्त में इधर जो कोमल की दोस्त होती है वो कहती है कि देख कोमल, मुझे ना अभी कहीं पर जाना है, और तू एक काम कर, तू अकेली घर चली जा, मुझे कहीं पर जाना है और मैं तेरे साथ आ नहीं सकती। यहाँ पर मेरी एक दोस्त रहती है जिससे मुझे कुछ यहाँ पर कॉलेज से रिलेटेड नोट्स लेने हैं, वो कॉलेज में थी बेसिकली। तो कोमल कहती है कोई बात नहीं, तू चली जा। कोमल लगातार रास्ते में यही बात सोच रही थी कि उनके साथ में ऐसा क्यों होता है, उनके साथ में ऐसा क्यों होता है। कोमल के दिल में जितनी भी बातें थी कि उनके साथ में आखिर ऐसा होता क्यों है, वो सब कुछ उन्होंने अपनी दोस्त को बता रखा था। बस वो दिनेश का दिल किसी तरीके से तोड़ना नहीं चाहती थी। उसी रात के कुछ 1 बज रहे थे, दिनेश अपने घर पे सो रहे थे। सोते हुए अचानक से रात के 1 बजे उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्हें ऐसी फीलिंग आती है, बट वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर के बाद एक खटपट से उनकी आंख खुलती है। वो आंख खोलते हैं और अंधेरे में इधर मंद आंखों से देखने की कोशिश करते हैं कि कौन है। उन्हें वहां पर एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है जो लाल जोड़े के अंदर थी। उनको लगता है उनका वहम है। उस वक्त पर लाइट वगैरह नहीं होती थी बिहार में। वो सोने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो पलट करके दोबारा से एक बार देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि हाँ, वहां पर सच में कोई औरत खड़ी है। इस चीज को देख करके वो थोड़ा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो। उन्होंने सवाल उस औरत के सामने रख दिया, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं होता। थोड़ी देर के बाद में उन्हें लगता है कि इस कदकाठी की औरत को मैंने कहीं देखा है। वो कहते हैं कोमल तुम हो क्या। सामने से जवाब आता है वो कहते हैं कोमल
इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो, आओ आओ बैठो। कोमल एक स्टूल लेती है और बैठ जाती है। अभी भी जो घूंघट था वो यहाँ तक था, उनका चेहरा, कोमल का चेहरा दिनेश को दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहते हैं, कोमल तुम इतनी रात को आई कहाँ से, और घर वालों ने मुझे जगाया नहीं, तुम कहाँ से आ गई, घर वाले तो सब सो रहे हैं, लाइट वाइट भी नहीं है, तुम कैसे आ गई, मेरा तो दरवाजा ही बंद था। कोमल कोई जवाब नहीं देती, वो चुपचाप बैठी रहती है और अचानक से वो दिनेश के पैर दबाना शुरू कर देती है। पहले बहुत धीरे धीरे पैर दबा रही थी। दिनेश कहते हैं, देखो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा मत करो। वो नहीं सुनती। उन्हें लगता है दिनेश को कि शायद से ये इसके घर का कोई रिवाज होगा कि शादी से पहले आकर के लड़की पैर दबाती होगी। वो टोकते हैं कि देखो मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, तुम ये सब चीज़ें बंद करो, कोई बात नहीं तुम मत करो। वो नहीं सुनती, वो अभी भी लगातार पैर दबाए जा रही थी। इसके बाद में दिनेश को लगता है कि बात जो है काफी आगे जा रही है। वो कहते हैं, कोमल मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, तुम मेरे पैर मत दबाओ, अपने हाथों को दूर रखो। कोमल कहती है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी सारी जरूरतों को पूरा करूंगी, जो मैं करना चाहती हूं मुझे करने दो। दिनेश लगातार कोमल को रोक रहे थे, लेकिन कोमल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद में कोमल जो होती है वो पैर को काफी तेज दबाना शुरू कर देती है, जिसके चलते जो हाथों के निशान होते हैं वो कहीं ना कहीं दिनेश के पैर पे छपना शुरू हो जाते हैं। और दिनेश लगातार कोमल को कह रहे थे, ये सब मत करो, चली जाओ यहाँ से। और कहते, तुम आई कहां से, मेरे पिताजी कहां पे, मेरी माँ कहां पे है। वो आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कोमल लगातार पैर दबाई जा रही थी। इधर दिनेश उठकर के भागने की कोशिश करते हैं। अचानक से उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने उनके पैर को बेहद जोर से यहां पे जकड़ रखा है, जिसके चलते उन्हें दिखाई देता है कि उनके पैर से खून आना शुरू हो चुका है। और वो खून लगातार उनके पैर से रिस रहा था, और जो उंगलियां थी वो लगातार उनके पैरों के अंदर गड़ चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि आज कोमल को हो क्या गया, ये कैसी हैवानियत इसके ऊपर सवार हो गई है। कभी भी कोमल ने उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था, लेकिन आज उन्हें ये चीज समझ नहीं आ रही थी। वो भागने की बेहद कोशिश करते हैं, लेकिन कोमल की जकड़ ऐसी थी कि दिनेश वहां से भाग नहीं पाते। इतने में ही पीछे से आवाज आती है, मेरी बात सुनो। दिनेश ना आप देखते ना था, उनके शरीर के अंदर न जाने क्या एनर्जी आ गई थी। वो उठते हैं और बेहद तेज वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वो भागते हैं, रूम का दरवाजा खोलते हैं, अपने घर वालों को जगाते हैं, कहते हैं, पापा पापा कोमल यहाँ पे आई थी, देखो उसने मेरे पैर के साथ में क्या कर दिया। वो कहते हैं, कोमल कहां से आ सकती है, सारे दरवाजे बंद है, लाइट बंद है, लाइट गई हुई है इस वक्त पे, कोमल कहां से आ सकती है भाई। कोमल आती तो हमें भी मालूम चलता। और रात के 1 बजे बिन बिहाई औरत घर में क्यों आएगी, तुझे लगता है कि वो अपने घर वालों की इज्जत को ऐसे डुबाएगी। वो कहते हैं, नहीं पापा मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आप देखो ना मेरे पैर में से खून निकल रहा है। घर वाले देखते हैं, पैरों में से खून सच में निकल रहा था, और पैरों में किसी के हाथों के निशान भी छपे हुए थे। वो कहते हैं, चल दिखा कहाँ है कोमल। अंदर जाते हैं तो कोमल का नामो निशान नहीं, कोमल वहां पर थी ही नहीं। तो दिनेश के पापा कहते हैं, देख कोमल तो यहाँ पे है नहीं, हाँ ये जरूर हो सकता है कि कोई चोरो चक्का आया होगा और वो यहाँ से चला गया होगा। वो कहते हैं, पापा नहीं, सच में यहाँ पे कोमल आई थी और उसने ही मेरे पैरों को जकड़ा था। वो कहते हैं, कोमल जैसी लड़की जो इतनी नाजुक है, उसके हाथों में इतनी जान हो ही नहीं सकती कि वो तुझे यहाँ पे चोट पहुंचा दे। अब फोन वगैरह उनके पास में था नहीं, आज से 40 साल पहले फोन कॉमन होते भी नहीं थे, तो इसीलिए वो लोग रात में कोमल की फैमिली को कॉल नहीं कर पाते। अगले दिन किसी तरीके से सुबह 8 बजे वो कोमल की फैमिली को यहाँ पे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि कोमल कहाँ पे है। इतने में ही जो दिनेश होते हैं अपने पापा से फोन लेते हैं और कहते हैं कि ससुर जी, यहाँ पे जो कोमल थी ना, वो कल रात को मेरे घर पे आई थी और उसने मेरे साथ में ये कर दिया। वो कहते हैं, बेटा ऐसा मजाक मत करो, हम ये मजाक सहन नहीं कर पाएंगे। वो कहते, क्या हुआ। वो कहते हैं, कल रात के 9 बजे के आसपास एक ट्रक यहाँ पे कोमल के ऑटो को कुचल के चला गया था, जिसके चलते कोमल की ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई। हमें इसके बारे में कुछ रात के 1 बजे मालूम चला, और हम उस वक्त पर कॉल वॉल आपको कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने सोचा कि सुबह आपको कॉल करें। इतने में ही आपकी कॉल हमारे पास में आ गई। दिनेश जब इस चीज़ को सुनते हैं, उन्हें यहाँ पे समझ नहीं आता कि आखिर वो इसको सच माने तो माने कैसे, क्योंकि कल उन्होंने देखा था कि कोमल उनके पास में बैठी थी, उनके पैर दबा रही थी और कह रही थी कि मेरी बात सुनो, मैं जो करना चाहती हूँ मुझे करने दो, आपको मैं खुश रखूंगी, ये मैंने वादा किया था। उनको समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज़ थी क्या, उनके साथ में हुआ क्या। कोमल के घर वाले बताते हैं कि शॉपिंग करने के बाद में कोमल यहाँ पर लौट रही थी, कुछ रात के 8 बजे के आसपास वो घर लौट रही थी। इतने में ही हाईवे पे एक ट्रक कोमल के ऑटो को कुचल के चला जाता है, जिसके चलते ऑटो वाला तो किसी तरह बच जाता है,
बट कोमल नहीं बच पाती। कोमल की उसी वक्त मौत हो जाती है। दिनेश किसी तरीके से उसके घर वालों को ये बात बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा था। पहले तो कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जो दाग उनके पैर के ऊपर था उससे भी कोई मुंह नहीं फेर सकता था। वो कहते हैं कि ये दाग मुझे कोमल नहीं दिया है, वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मुझसे बात करना चाहती थी। घर वाले काफी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। 2 दिन के अंदर अंदर घर में शादी होने वाली थी और उससे पहले ही मातम घर में मन जाता है। सभी लोग वहां पर रोना शुरू कर देते हैं। दिनेश के घर वालों को समझ नहीं आता, कोमल के घर वालों को समझ नहीं आता आखिर माजरा है क्या। वो पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी कहते हैं मैंने बोला था कि कोमल के ग्रह नक्षत्र यहाँ पे ठीक नहीं चल रहे, उसे अगर बचाना है तो उसको घर से बाहर निकलने मत देना। कोमल की यहाँ पे वक्त से पहले ही मृत्यु हो चुकी है और इसके चलते शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो दिनेश को आगे तंग करे। उन्होंने ये बात उनको बोली और कहा कि बेटा कुछ अभी 13वीं होने तक तुम अपना ख्याल रखना और कोमल की किसी भी बात का जवाब मत देना, और अगर वो तुमसे कुछ कहे कि वो तुमसे कुछ कहना चाहती है, तुम्हें अपने पास बुला रही है, तो उसको अपने से दूर जाने को कह देना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आत्मा होती है वो आपको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है, और अगर आपने उनकी बात को किसी तरीके से भी रिस्पॉन्ड कर दिया, पॉजिटिव वे में तो खास तौर से, तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। दिनेश यहाँ पर जब सोते हैं रात में तो उनको सपने वगैरह भी आते हैं कि कोमल उनसे कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे आपसे कुछ कहना है। ये सब कुछ वो बोलना चाहती थी, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहती थी कि आप मेरे साथ चलो, हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे, आप चलो मेरे साथ। वो कभी ये बात नहीं बोलती थी। कुछ 2-4 दिन तक जब यही सपना उन्हें लगातार आता रहा तो ये बात उन्होंने कोमल के पेरेंट्स को बोली कि कोमल सपने में आकर ये बोलती है। क्या हमसे वो छुपाना चाहती थी? तो उसके घर वाले बस एक अंदाजा लगा सकते थे और उन्होंने अंदाजा लगा करके यही कहा कि बेटा पंडित जी आकर के हमें बोल के गए थे कि ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है और कोमल का ख्याल रखना। कोमल काफी टूट चुकी थी और शायद वो तुम्हें यही बात बताना चाहती थी, और शायद यही बात उसने तुमसे छुपाई थी, जो शायद वो उस रात को भी तुमको बताने के लिए आई थी। और जो उसने कहा था कि वो तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगी, इसीलिए शायद वो तुम्हारे पैर दबा रही थी या तुम्हें पकड़ करके रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपने मन की बात कह सके। इसके बाद में काफी पूजा पाठ किया जाता है और असमय मृत्यु हुई थी, वो मतलब वक्त से पहले मृत्यु हो चुकी थी, तो उसकी शांति अलग तरीके से की जाती है। और कहा जाता है कि एक लड़की जो दुल्हन यहाँ पे बनने वाली थी उसकी यहाँ पे मृत्यु हो चुकी थी, तो उसके लिए स्पेशल यहाँ पे पूजा रखी गई थी ताकि उसकी आत्मा को यहाँ पे शांति मिल सके। और कमाल की बात इधर ये है कि कोमल उस रात उसी लहंगे में आई थी जो लहंगा उसने शादी के लिए यहाँ पे खरीदा था। वो किसी भी तरीके से यहाँ पर दिनेश की दुल्हन बनना चाहती थी। तो घर वाले यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज भी थे और सोच रहे थे कि अगर आगे जाकर के हमने कभी दिनेश की शादी करवाई तो क्या वो लड़की इसको छोड़ेगी या नहीं। वो यहाँ पर बातचीत वगैरह करते हैं पंडित जी से। पंडित जी कहते हैं कि उस लड़की को मुक्ति मिल चुकी है, वो एक नेक आत्मा थी, वो किसी का यहाँ पे बुरा नहीं करना चाहती थी और वो दिनेश का भी यहाँ पे बुरा नहीं करेगी। कुछ 1-2 साल और बीतते हैं और फाइनली दिनेश की शादी यहाँ पे हो जाती है। दिनेश काफी घबरा रहे थे अपनी शादी के वक्त पे कि कहीं कोमल बीच में अड़चन बन करके ना आए, लेकिन कोमल कभी वापस नहीं आई। लेकिन वो दुख जो था, जो दिनेश को उस वक्त पर मिला था और साथ ही साथ कोमल के माँ बाप को जो उस वक्त पे मिला था, उससे वो आज भी कहीं ना कहीं मुंह अपना नहीं फेर सके हैं। पड़ोसियों को जब वो ये बात बताते हैं, गांव वालों को ये बात बताते हैं, तो गांव वाले कहते हैं शायद उनको चोट लग गई होगी पैर में, या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, या फिर कोई मन मुटाव होगा जिसके चलते यहाँ मन घड़ंत कहानियां बनाई गई हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिस पे बीतती है सिर्फ वही जानता है कि सच क्या है, वरना लोग तो बस मजाक में इन बातों को उड़ा देते हैं। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट था जो हर्ष के मौसा जी यानी कि दिनेश जी के साथ में यहाँ पे हुआ था कुछ 1982 के आसपास, शादी से 2 दिन पहले, जिसके चलते उनकी पूरी जिंदगी यहाँ पे बदल चुकी थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। इसी के साथ साथ अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ आप उस स्टोरी को मेरी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर जाकर के आप मुझे अपनी स्टोरी सबमिट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी कि जब भी आप अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सके ना उतना डिटेल में भेजिए, ताकि जब मैं उन इवेंट्स को एक्सप्लेन करूँ लोगों को तो मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी कहानी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेज के द्वारा रिकॉर्ड करके आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। आपकी कहानी का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और जैसे ही आपकी कहानी मुझे मिलेगी उसके ऊपर
एक दिन मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।